हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो मैंने अभी फिजिक्स का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपका पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको आज दूंगा, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी पूछने की पूरा गारंटी है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आता हूं और आता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। तो आपका सबसे इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका है रासायनिक समीकरण क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल बात है, यहां पर आपको ये बोलना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ को तत्वों एवं संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से मदद से जो लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका O हो गया। अब H क्या है? H होता है हाइड्रोजन का संकेत और O क्या होता है? ऑक्सीजन का संकेत। तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संकेत को लिख करके हमने H2O यानी कि जो रासायनिक समीकरण में जो भाग लेने वाले तत्व है उसका नाम नहीं लिख करके उसको संकेत लिखते हैं और उसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। जैसे कि जल को हमने सूत्र में लिखा H2O, यानी कि संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था अभिकारक किसे कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंपली है अभिकारक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कह दूं H2 + O2 बराबर क्या होता है? H2O। यानी कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो अभिक्रिया के दौरान जो है प्रोडक्ट जो निर्माण हुआ वो क्या हो गया? H2O, यानी कि जल का निर्माण होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो आपका ये दोनों जो यहाँ पर तत्व जो है, जो आपको हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके ले रहा है। तो यही आपका पदार्थ हो या तत्व हो, यही आपका क्या होता है? अभिकारक होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ये भी कह सकते हैं, तीर चिन्ह के पहले वाले जो भी पदार्थ होगा उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। आप ये भी आप कह सकते हैं इजिली में। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है, वो आपका है रासायनिक समीकरण क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल बात है, यहां पर आपको ये बोलना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ को तत्वों एवं संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से मदद से जो लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका O हो गया। अब H क्या है? H होता है हाइड्रोजन का संकेत और O क्या होता है? ऑक्सीजन का संकेत। तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को संकेत को लिख करके हमने H2O, यानी कि जो रासायनिक समीकरण में जो भाग लेने वाले तत्व है उसका नाम नहीं लिख करके उसको संकेत लिखते हैं और उसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। जैसे कि जल को हमने सूत्र में लिखा H2O, यानी कि संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको समझा दें कि सिंपल है। रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम है वो आपको पता है। इसमें इस समीकरण में अभिकारक को तीर चिन्ह के पहले लिखते हैं और दूसरा है कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के बाद वाला प्रतिफल होता है। और यहाँ पर जो है दो पदार्थों के बीच प्लस का चिन्ह लिया जाता है
और दूसरी बात है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह का चिन्ह दिया जाता है। ये सब इसका नियम है, रूल है, ठीक है ना। तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके जानूंगा। सबसे पहले संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। एक लाइन में आपको कहना है कि वैसी समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं की संख्या, ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वैसी समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहे, फिर से सुनिए एक बार। वैसी समीकरण जिसमें अभिकारक यानी कि तीर चिन्ह के पहले वाले अभिकारक और तीर चिन्ह के बाद वाले यानी कि प्रतिफल, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में परमाणुओं की संख्या समान हो, तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, ऐसी समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इसके विपरीत हो जाएगा असंतुलित। तो सिंपल है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तो वैसी रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप प्रतिफल की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। जब मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन का कितना है, तो 1 है, मात्र 1 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो आपका रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है, ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल यहाँ पर 2 से गुना कर देना पड़ेगा। इसके आगे में अगर आप इसको 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित होगा। यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बता दूं। ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमने 2 से गुना कर दिया। अगर आप यहाँ अगर 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आप 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 को पूरा गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4 को। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2, इसमें हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन देखिए 2 एकम, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस प्रकार आप इसको गुना करके संतुलित आप कर सकते हैं। मैं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आगे, नेक्स्ट चलते तो जाइए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी समीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में बार एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। कोई समीकरण आपको दे दिया जाता है असंतुलित समीकरण, और आपको कहा जाता है कि इसको संतुलित करके दिखाए। तो नेक्स्ट आपको चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन वो आ ही गया, जो मैं क्वेश्चन का आपको चर्चा कर रहा था वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। उसमें आपको कहा जा रहा है कि Mg + HCl, Mg + HCl और बराबर आपको कहा जा रहा है MgCl2 + H2 ये आपका समीकरण है। और इसको आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को समीकरण को संतुलित करे। यहाँ पर जो है असंतुलित समीकरण है, आपको इसको संतुलित करना है। तो बिल्कुल लीजिए, यहाँ पर आपको लिख लेना है Mg, मैग्नीशियम, ये कितना है, इसका परमाणु 1 है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ पर आपको बात करें हाइड्रोजन की परमाणु कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, ये भी 1 है। इसको आप बांध दीजिएगा क्योंकि ये दोनों एक बंधन में बंधा हुआ है, इसको आपको बांध देना है। ओके, सीख लीजिए मजे से। इसकी बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम, इसमें परमाणु संख्या इसमें भी 1 है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर ये दोनों देखिए एक में बंधा हुआ, जिसको भी आपको बांध देना है एक में। और हाइड्रोजन यहाँ पर अलग है तो हाइड्रोजन को अलग लिखना, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब यहाँ पर आपको गौर से देखना है, फोकस करना है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, हो गया लफड़ा। क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। इसका मतलब है क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से गुना कर देना है। 2 से जब गुना करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 को पूर गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 को पूर गया। ओके, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 हो गया। बिल्कुल आपका संतुलित बन चुका है। यानी कि केवल आपको इसमें अगर 2 से आप गुना कर देते हैं तो आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। अब ये है कहाँ पर, HCl यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, HCl के आगे केवल 2 से गुना कर देना है और ये संतुलित आपका हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है। देखिए 2 से जब गुना कर देते क्लोरीन हो गया 2, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन 2 गए तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गए, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो चुका है। इसका मतलब ये समीकरण आपका संतुलित बन चुका है। बिल्कुल, तो चलते नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर करा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषीय विक्रिया क्या है। बहुत ही मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम आपको बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन था
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब शोषण, ऊष्मा का शोषण, ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब निकलना उससे। तो बिल्कुल लीजिए, इसको याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे सवाल करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलता हो। जिस समीकरण में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलता हो, तो वैसी समीकरण को ऊष्माक्षेपी, वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ रहा? बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, तो बोलेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। नहीं, ऊष्मा का अवशोषण ही होता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सिंपल यहाँ पर एक आ रहा है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखो, संयोजन से ही पता चलता है कि दो पदार्थ आपस में मिल करके, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तभी तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है, संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपको एक लाइन में बोलना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करें हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वियोजन या अपघटन। देखो, वियोजन या अपघटन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। तो सिंपल यहाँ से ही परिभाषा आप समझ गए होंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपली कह रहा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान बड़े अणु टूट करके, यानी बड़े अणु वियोजन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, बड़े अणु टूट करके छोटे छोटे अणु यानी कि सरल अणुओं का, यौगिक का जो निर्माण होता है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कह वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है, यहाँ पर वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई पावरफुल अणु जो होती है किसी दूसरे मतलब जो अणु को विस्थापित कर देती है और विस्थापित कर करके उसको खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? एकल विस्थापन अभिक्रिया। वही तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, कोई भी यौगिक हो उसमें उपस्थित किसी परमाणु या अणुओं के समूह को, कोई परमाणु हो या अणु को समूह को, एक पावरफुल अणु परमाणु आता है, उसको विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है या उसको विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर अपनी भाषा में याद करना चाहते हो, अपना कॉपी में टिक लगा लो, अपनी भाषा में याद करो। मेरा तो काम है केवल बताना कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन। बस मैं थोड़ा सा इसको डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ बच्चे को। अगर प्रॉब्लम है, परिभाषा याद करने में दिक्कतें हो रही है, रट्टा मार रहा है, तो उसको केवल इजिली मैं किस प्रकार समझा सकूँ। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये बहुत इजी है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान नमक और जल का निर्माण हो, लवण और जल का निर्माण हो, वैसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल यहाँ पर करा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करे। तो यहाँ पर सिंपल याद रखें, वह अभिक्रिया जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेगा, उसको क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ये आपका केमिस्ट्री के लिए भी केमिस्ट्री में ही आपका है, लेकिन उदासीनीकरण अभिक्रिया ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है लगभग। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मेन पॉइंट अगर पकड़ना है तो आपको याद रखना है कि जिसमें तीर चिन्ह के बाद नमक NaCl नमक और प्लस H2O जल जहां पर आपको दिख जाए, वह समीकरण आपका ऑलवेज हमेशा क्या होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा इसको, नमक और जल जहां दिखाई दे प्रोडक्ट में निर्माण अगर हो रहा है नमक और जल का, इसका मतलब है कि वो आपका जो समीकरण है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली याद रखिए, ऑक्सीकरण की बात करें तो सिंपली याद रखिए कि किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होना, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का उसमें जुड़ना, उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? जब कोई तत्व में ऑक्सीजन संयोग करेगा, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो बोलेंगे उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, और बात करें अवकरण, तो बोलेंगे कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर होती है, जब किसी तत्व से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, बाहर होती है, तो कहते हैं कि उस तत्व का अवकरण हो रहा है। ओके, तो सिंपल याद रखिएगा, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उस तत्व का ऑक्सीकरण कहलाता है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कासन होना, निकलना, उस तत्व का अवकरण कहलाता है। बहुत इजी है। उम्मीद आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। अगर प्लीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, ताकि आपका वाइस प्रकार हमेशा इमेजिंग वीडियो लाते रहे, मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है इस प्रकार का वीडियो लाने के लिए। तो नेक्स्ट चलती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो मुझे अच्छा लगा, दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो दहन के लिए, जलने के लिए क्या क्या चाहिए? जलने के लिए आपको क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। जलने के लिए क्या चाहिए? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दहन के लिए पोषक पदार्थ। दूसरी बात है ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप भी मुझे चाहिए आग लगाने के लिए। और तीसरा जो है वो है, चौथा ऑक्सीजन। क्या है? दहनशील पदार्थ ये चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ ये भी चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए किसी भी दहन के लिए, आग लगाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा, पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिए, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ये तीन चीज का होता है। आपका पेट्रोलियम गैस जो होता है वो तीन चीज का मिश्रण होता है, जिसमें पहला आपको कहा जा रहा है ब्यूटेन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? प्रोपेन। उसके बाद क्या है? एथेन। ये तीन चीज का मिश्रण होता है, जिसमें ब्यूटेन का अनुसूत्र होता है C4H10। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछ सकता है। ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होता है, प्रोपेन का अनुसूत्र क्या होता है, ठीक है ना, एथेन का अनुसूत्र क्या होता है। इस पर भी मैं इजिली में ट्रिक से मैं बताऊंगा, तो अभी बस लिख लीजिए थोड़ा सा, इस पर भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखें, ठीक है ना। तो इसमें जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने भी मैं सभी आपको बता चुका हूं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अब तक मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और भी कुछ छूटा हुआ है तो वो इतना मतलब जो है होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं लगभग आप लोगों तक पहुंचा दिया हूं। इस पर आप टिक लगा लीजिए, या अपने फेयर में अगर आप अपने फेयर से याद करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में टिक लगा कर आप याद कर सकते हैं। अगर मेरा परिभाषा जो डिफिनेशन मैं आप लोगों को बताया इजीली में, अगर उसको नोट करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को रोक करके आप समझ करके आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा बच्चे को रटना नहीं सिखाता हूँ, हमेशा उसको इजीली में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो जो है रटे नहीं, केवल समझ करके कॉन्सेप्ट वो एग्जाम में लिखे अपना मन से, ठीक है ना। तभी एक साइंस का स्टूडेंट कहलाता है। साइंस का मतलब ये होता है अपना मन से, दिमाग से सोच समझ करके लिखना, उसको रटने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर वीडियो हमेशा आप चाहते हैं कि मेरे तक पहुंचते रहे, तो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर ठोकें, ठीक है ना। और इस प्रकार का वीडियो अब तक हमेशा मैं पहुंचाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, जब तक कि 10th क्लास का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता। फिर मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।